नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 7 का अध्ययन करेंगे। आर्थिक जीवन में परिवर्तन। चैप्टर 7 आर्थिक जीवन में परिवर्तन। कब से कब तक भाई? 1858 से लेकर 1947 तक। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ब्रिटिश इसी दौरान 1858 से 1947 के बीच में, इसी दौरान जो ब्रिटिश नीतियां थी प्रशासन का किस प्रकार परिवर्तित हुआ था। अब 1858 का जो घोषणा पत्र था, विक्टोरिया घोषणा पत्र, उसमें कहा गया था कि अब हम भारत पर जो सही नीतियां हैं वही अपना इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब में कोई शोषणकारी नीतियां नहीं रहेंगी। क्या ऐसा हुआ? शायद नहीं हुआ। तभी जो किसानों की जो दशा थी वो दयनीय दशा होती चली गई। उसको मैं एक पॉइंटेड फॉर्म में बताता चला हूं, एक एक पॉइंट को आगे आगे हम आपको बताते चल रहे हैं कि क्या क्या किस पॉइंट में कौन कौन से चेंजेज हुए और किन किन कारणों से हुए। नंबर 1, किसानों पर भारी बोझ। नंबर 1, किसानों पर भारी बोझ। आपने देखा इसी दौरान जमींदारी की प्रथा, रैयतबाड़ी की प्रथा लाई गई। मध्यस्थों ने इतना शोषण कर लिया कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं और खाने जीने के लिए लोग तरसने लगे। किसान कुछ अपने मन का उगा नहीं पाता था और लगान इतना ज्यादा कि जितना वो कमाता नहीं था उससे ज्यादा वो लगान भरता था। ये किसानों के लिए एक अभिशाप साबित हुआ। बाद में ये जो जमींदारी, रैयतबाड़ी, मालवाड़ी जो सिस्टम है उसको ब्रिटिश सरकार ने बैकडॉ कर लिया, लेकिन तब तक किसानों की दशा दयनीय हो चुकी थी। अब आगे हम आते हैं छोटी जोतें। दूसरा पॉइंट है छोटी जोतें। जैसे अगर कोई भी खेत है, अगर वो बड़ा रहेगा तो उसमें अनाज उपजाने में किसानों को सहूलियत होगी। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और जब मान लीजिए ये इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा है, यहां से उत्पादन हो गया, मान लीजिए 10 किलो उत्पादन, सपोज दैट 10 किलो उत्पादन हो गया। अब इसी को 4 खंड में, 5 खंड में बांट दिया गया, छोटी जोतें। अब ये हो गई छोटी जोतें, ठीक है ना। ये जो छोटी हो गई तो ये दुनिया भर के मेड़बंदी यहां पर भी जो प्रोडक्शन हो सकता था वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा। इतना अनाज कम हुआ कि नहीं हुआ। और इसके किनारे ये किनारा, ये सब किनारे छूटते चले जाते हैं। अब जो मेन लैंड बची वो मेन लैंड यही बीच की बची, तो प्रोडक्शन घटता चला गया। एक सबसे बड़ी बात छोटी जोतों की ये आई। और दूसरा, ये छोटी जोतें हो क्यों रही हैं ये भी मैं आपको बता दूं। जनसंख्या बढ़ रही थी, एक बात तो ये होगा, और जनसंख्या बढ़ रही थी तो इस कारण से आपस में बंटवारा भी हो रहा था। तो हमारे क्या आज भी यही है कि बंटवारा, जिनके पास ज्यादा खेती है, फिर परिवार बड़ा हुआ, फिर बांटते हो गया, उसे मेड़बंदी करते करते चले गए, फिर खेत का जो आकार है वो छोटा होता चला गया, वो प्रोडक्टिविटी घटती चली गई। प्रोडक्टिविटी इन द सेंस एरिया की जो प्रोडक्टिविटी है, एरिया वो थोड़ा कम होता चला गया। यहां पर भी किसानों को हानि ही हुई छोटी जोतों से। अब आगे चलते हैं भाई।
तीसरा पॉइंट आपका है नकदी फसलें। कैश क्रॉप, कैश क्रॉप जो तत्काल में पैसा दे दें, वो कैश क्रॉप कहलाती हैं। गन्ना हुआ, आलू हुआ, ये सब जितने भी हैं एक कैश क्रॉप में ही आते हैं। उस समय जो हम लोगों के सामने, किसानों के समक्ष एक समस्या थी, पहले तो खाद्यान्न उत्पादन किया जाए, अपना पेट भरे, गरीबी ज्यादा थी। तो जो ब्रिटिश सरकार यहां पर आई वो चाहती थी उनके अनुसार फसल का उत्पादन हो, उनके अनुसार यानी यूरोप के अनुसार, क्योंकि उनको यहां से लाभ कमाना था। अब यहां के जो किसान हैं उनकी प्रथम आवश्यकता यह थी कि हम अपना खाद्यान्न उत्पादन करें, खाद्यान्न उत्पादन हमारे खाने से जो बचे, फिर जो फील्ड बचे, जो खेत बचे, हम उसमें नकदी फसल उगाएं, आप न उपजाएं, हम उसी खाद्यान्न के द्वारा ही लाभ कमाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इनको नकदी फसलें उपजाने पर बाध्य किया। जैसे उसमें एक नील की बात आई थी, पिछले वीडियो में हमने ये बात बताई थी, नील के उत्पादन के लिए बाध्य किया। तो वो ज्यादा से ज्यादा भूमि पर वो नकदी फसल उपजाने लगे। अब परिणाम क्या हुआ भाई, जब नकदी फसल ज्यादा उपजाने लगे तो जो खाद्यान्न फसल है वो कम से कम हो गया। जब कम से कम हो गया तो जितनी जनसंख्या थी उन तक वो खाद्यान्न पहुंच नहीं पा रहा। अब ये हुआ कि अकाल पड़ने की नौबत आ गई और तमाम अकाल पड़े भी उस दौरान। ये सबसे बड़ी डिमेरिट हुई नकदी फसल की। अब आगे हम चलते हैं। किसानों की कंगाली। इस पॉइंट पे चलते हैं। किसान उस समय का यह था कि किसी हिसाब से अपना पेट भर ले वही बहुत था। उनके पास कृषि अधिशेष इतना ज्यादा नहीं था कि वो बहुत बड़े पूंजीपति बन सके, ऐसा संभव नहीं था। तो वो जमींदारों से पैसा लेते थे, मान लीजिए अपना खेती करने के लिए। अब ये यहां पे कहे नकदी फसल उपजाओ, नकदी फसल उपजाने लगे। अब जब नकदी फसल उपजाने लगे तो इनके पास ये खाद्यान्न नहीं उत्पादन कर पा रहे हैं, तो इनके पास अनप्रोडक्टिव कार्यों के लिए जो पैसा था उसमें इन्वेस्ट करने लगे किसान। जब उसमें इन्वेस्ट करने लगे तो जो मेन इनका टारगेट था उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का, वो स्लिप होता चला गया, वो हटता चला गया। अब किसान कर्ज में डूबते चले गए। डेप्ट ट्रैप आप कह सकते हैं, कर्ज जाल कह सकते हैं उसको, वो कर्ज जाल में फंसता चला गया। अब उसके पास पैसा धीरे धीरे, जमींदार है, पैसा चुकता करे वही बात है, ब्याजें उनका चुकता कर दे वही बहुत बड़ी बात है। आज भी आप देखते होंगे साउथ इंडिया के महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वो यही कारण है कि वो किसान कर्जा ले लेते हैं, जब उससे महाजन से ले लिए और उनके पास खाली भूमि है इनकम का साधन और कुछ भी नहीं है। अब उस भूमि से अनाज उत्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं, किए हैं कोशिश, लेकिन ही कारण जैसे मानसून नहीं आया या महामारी फैल गई या कुछ और हो गया, फसल नहीं हुआ, उनके किसी तरह की खाने भर का हुआ, वो किसान का उस वर्ष कर्जा चुकता करने में असमर्थ रहे। अब जब असमर्थ है तो वो जो मूलधन बढ़ता चला गया और एक समय ऐसा आया किसान उस डेप्ट ट्रैप में फंस गया और आत्महत्या करने पर बाध्य हो गया। आज भी साउथ इंडिया में ये चल रहा है। गवर्नमेंट पैकेज पे पैकेज देती चली जा रही है, लेकिन ये मध्यस्थ और बिचौलिए खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिचौलिए जहां भी रहेंगे
सर्वानाश, यानी रहिए। आगे हम चलते हैं कौन से पॉइंट पर, ग्रामीण कर्जभार। ग्रामीण कर्जभार को मैंने इसी में ऐड कर दिया था, किसानों की कंगाली में। ग्रामीण कर्जभार, ग्रामीण कर्जभार किसानों की कंगाली में ही ऐड करते हुए हमने पूरा इसीलिए एक्सप्लेन करके बता दिया कि कर्ज से डूबे हैं किसान, तो वो नया चीज को सोच नहीं सकते हैं। किसी तरीके से उस समय 2 वक्त की उन्हें रोटी मिल जाए, वही उनके लिए सफिशिएंट था। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में अकाल, पॉइंट नंबर 6। भारत में अकाल 1860 से 1908 के बीच में भारत में 20 अकाल पड़े। कारण ये ऊपर सब जितने चल रहे हैं कारण चल रहे हैं, लेकिन इसमें एक कारण और ऐड मैं कर रहा हूं। मानसून की अनिश्चितता भी अकाल का कारण बनी। मानसून आज भी देखिए समय समय पर मानसून किसी वर्ष नहीं आया बाय द वे, तो पैदावार नहीं हो पाती है, तो गवर्नमेंट के पास रिजर्व में खाद्यान्न 1 साल का सुरक्षित रहता है, मार्केट में निकाल देती गवर्नमेंट, तो अकाल की नौबत अब नहीं आती भाई। उस समय ऐसी, क्योंकि भारत में अन ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल तो था नहीं, हमारी इच्छा अनुसार तो था नहीं वो, ये बात था भारत में अकाल। अब आगे और उस अकाल का परिणाम क्या हुआ? कुपोषण, महामारी, एक लार्ज स्केल पर। प्लेग से तो लाखों लोग मर गए थे, वो कुपोषण से तो जो बच्चे पैदा होते थे वो अपाहिज, फिजिकली चैलेंज पैदा होते थे, तो वो बहुत बड़ी समस्या हो गई थी उस समय के लिए। अब आगे हम चलते हैं, यहां पे नहीं, यहां पे लिख देते हैं पॉइंट नंबर 7, सिंचाई सुविधाओं का विकास। सिंचाई सुविधाओं का विकास। सिंचाई सुविधाओं में कुआं, तालाब, नहर ये सब खुदवाई उस समय कि ताकि सिंचाई हो सके, खेती हो सके, खाद्यान्न का उत्पादन हो सके, सब हो सके। लेकिन जितना कुछ ये विकास किया गया था, उस विकास में के वनस्पति जनसंख्या बढ़ रही थी, तो खाद्यान्न उत्पादन कितना होगा? उस जनसंख्या को फीडअप करने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। ये यहाँ सरकार ने किया, ब्रिटिश सरकार ने उस समय किया कि जहां पे ऐसा लग रहा था कि भाई सिंचाई की सुविधाओं को दुरुस्त करके यहाँ पे खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जा सकता, बढ़ा भी, ऐसा बात नहीं बढ़ा, लेकिन क्या वो उस जनसंख्या को फीडअप करने के लिए पर्याप्त था? शायद नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, रेलवे का विकास। रेलवे का विकास 1853 में प्रथम रेलवे चली बंबई से थाने। 1853 बॉम्बे टू थाने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हर कंपटीशन में। प्रथम रेलवे कब चली? 1853। कहां से कहां चली? बंबई से थाने। रेलवे का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विकास किया, ताकि मेन मोटिव तो कुछ और था, वो तो बता दे रहे अभी। इस रेलवे का हमको क्या बेनिफिट मिला? उस समय अकाल क्षेत्रों में सरकार ने अनाज पहुंचाने का काम किया।
ये प्लस पॉइंट हुआ इस रेलवे का। और आवागमन थोड़ा सा बेहतर हुआ, खाद्यान्नों को पहुंचाने का काम भी हुआ, माल ढुलाई हुआ। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार के लाभ की बात है, वो उन्हीं शहरों पर फोकस की इस रेलवे को लेके गए जहां जहां से उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता था इस रेलवे के द्वारा। अब आगे चलते हैं। ये सारे पॉइंट तो आपके आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। अब इन सब के द्वारा हो क्या रहा है? धन का बहिर्गमन पॉइंट में नहीं है। ये सारे पॉइंट आप देख लें ध्यान से, जो भी परिवर्तन हो रहे सारे पॉइंट आप जो भी हमने अभी लेक्चर दिया है हर जगह फिट करते चले जाएं। एक बढ़िया आंसर आपका मेंस का आंसर तैयार हो जाएगा, पीटी संबंधित भी आपका तैयार हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं धन का बहिर्गमन। धन का बहिर्गमन, धन का दादा भाई नरौजी ने सबसे पहले धन के बहिर्गमन की बात कही थी कि भारत का धन है ही नहीं, ये धन पूरा चला जा रहा है इंग्लैंड। सबसे पहले उन्होंने दिया धन के बहिर्गमन का सिद्धांत अपने पुस्तक में पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीटी में पूछा जा चुका, ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को। अब भारत में जब रेलवे का विकास होने लगा तो भारत का जो विदेश व्यापार है वो बढ़ने लगा। विदेश व्यापार बढ़ रहा है, धन आ रहा है, और वो धन इधर आ रहा, फिर यहां से चला जा रहा, फिर इंग्लैंड, है ना। उसके पश्चात में एक और घटना घटी 1869 के आसपास में। सुएज नहर जब खुल गया तो वहां से जो पहले हम यूरोप जाते थे, अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप मान लीजिए ये है, ये, और ये कहीं इंग्लैंड, ये है यूरोप, और ये है एशिया, और यहीं पे है इंडिया, और यहीं पे है सुएज नहर ही है। पहले ये इंग्लैंड ऐसे आता था, ऐसे भारत, ठीक है। अब जब यहां सुएज नहर खुल गया तो ऐसे आया भारत, तो ये इसकी दूरी कम हो गई, सबसे बड़ी बात। और इसके रास्ते में तमाम कंट्री भी हैं, जुड़ जा रहे हैं। यहां से भी पूरा विदेश व्यापार इनका होने लगा, तेजी से सामान आने जाने लगा। तो भारत का जो विदेश व्यापार था वो बेहतर होने लगा, लेकिन हमारे लिए नहीं, उनके लिए। और यही धन का बहिर्गमन यहीं से एक लार्ज स्केल पर इंडिया से होने लगा। यह है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। अब इन सब का परिणाम क्या हुआ भारत में? भारत में दो वर्गों का उदय हुआ, औद्योगिक वर्ग, पूंजीपति, मजदूर वर्ग। एक और वर्ग था जो पहले था मध्यस्थ वर्ग, यही संपन्न थे और कोई नहीं। और भारत का किसान अत्यंत गरीब था, कोई कहने की बात नहीं थी। आप देखिए 1947 में भारत के एक नागरिक की प्रति व्यक्ति आय 1 रुपए से भी कम थी। ये इनकी आर्थिक नीतियों का ही परिणाम था कि इतनी घोर गरीबी भारत में व्याप्त थी, किसानों की आर्थिक दशा एकदम दयनीय थी। अब इसके परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में एक राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि जो एक सीमा तक ही कोई अपने ऊपर प्रताड़ना बर्दाश्त करेगा, एक सीमा तक। जब सीमा रेखा बिल्कुल क्रॉस हो जाती तभी आम जनता सड़कों पर उतरती है, उसके पहले नहीं हुआ करती। और वो एक जन विद्रोह या राष्ट्रीय विद्रोह का रूप ले लेता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लगातार विद्रोह पर विद्रोह और राष्ट्रवाद एक व्यापक स्तर पे होना शुरू हुआ। इसी समय इससे संबंधित कांग्रेस ने 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। भाई अगर जैसे स्वतंत्रता मिलता है हम इन बिंदुओं पर पूरा फोकस करेंगे,
और जब स्वतंत्रता मिला 1947 में, ठीक दो साल बाद 1950 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन का गठन कर दिया, यानी योजना आयोग का गठन कर दिया। और उस योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती रही, ताकि हमारा जो शोषण हुआ है, जो कृषि बैकफुट पे है, वो फ्रंट फुट पे आ जाए। आज वर्तमान में उसका प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। ये पूरा आपका लेक्चर 1858 से 1947 आज फिनिश होता है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा हमने समझाने का प्रयत्न किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी फैक्ट है हमने इसमें डिलीवर किए हैं, आप उसको ध्यान दे दें और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें बढ़िया से। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं बीच बीच में बोलता रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं स्लिप कर जा रहे हैं। लाइक भी करते रहें। पसंद आ रहा वीडियो अगर आपको, भाई जो भी मेहनत हम कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत हमारे अंदर क्षमता ईश्वर ने दे के रखी है, उतना मैं पूरा करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर इससे बेहतर और भी कुछ हो सकता है, टेक्नोलॉजी के लेवल पे तो नहीं अभी कर सकता, और भी बेहतर हो सकता, आगे हम और भी बेहतर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।